रिसोर्स मोबिलाइजेशन, अगर तुमने चैप्टर का मीनिंग निकाल लिया ना, ये जो हेडिंग डाल रखी है तुम्हें वैसे भी सब समझ में आ गया, मेरे को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन सीधी सीधी बात कहता है कि भैया इन्वेस्टर बनो, पैसा लगाओ। अगर तुम्हारे पास बैंक में पैसा बैठा है तो गंदी बात है, अच्छी बात क्या होगी, तुम्हारा पैसा मार्केट में लगा होना चाहिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना चाहिए। अब मतलब क्या हुआ भैया, वॉरेन बफे बनना है सबको, तुम समझ। अब इसका मतलब समझाते, अगर तुम्हारे बैंक में पैसा बैठा है, क्यों ना वो शेयर मार्केट में लग जाए, क्यों ना कंपनी के काम आ जाए, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तुम्हें देगी, अच्छी बात है ना यार। तुम्हारा बैठा हुआ पैसा, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा आज तुम्हें पैसा कमा के दे रहा है। और ये पूरा चैप्टर उसी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बिल्कुल रॉ क्लिप निकाल के तुम्हें दिखाता है, तुम्हें ये बताता है कि जो तुम्हारा पैसा है कंपनी के लिए कितना बड़ा मैटर हो सकता है, कंपनी के लिए कितना बड़ा रिसोर्स हो सकता है अगर कंपनी उस पैसे को मार्केट से उठा के इन्वेस्ट कर दे फॉर फ्यूचर ग्रोथ एक्टिविटीज। चलो शुरुआत करते हैं बेसिक चीज से कि ये कैपिटल मार्केट है क्या। देखो यार, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है मेंट फॉर इफेक्टिव एंड स्मूथ ट्रांसफर ऑफ मनी। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है। कैपिटल मार्केट पूरा का पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे कहा गया ये मनी, कैपिटल और फाइनेंस रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू द एंटरप्राइज पहुंचते हैं। मतलब तुम्हारी जेब में आज जो पैसा रखा है या तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है वो कहां तक पहुंचना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स के पास, एंटरप्राइजेस के पास, बिजनेस कंपनीज के पास जिनको उस पैसे की रिक्वायरमेंट है। नाउ बात करूं अगर प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट क्या कहता है, प्राइमरी मार्केट इज बेसिकली टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेवर्स टू द एंटरप्रेन्योर्स सीकिंग फंड्स फॉर। यहां पे क्या हो रहा है, जो भी सेवर्स हैं, जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिनको मार्केट में पैसा लगाना है, उनके पास से पैसा, वही मतलब कैपिटल मार्केट जो है ना उसी का एक्सटेंशन ही है। कोई डिफरेंस नहीं है मीनिंग में कि कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट में बहुत डिफरेंस हो जाए। कैपिटल मार्केट ने क्या बताया, एक बेस डेफिनेशन दी कि दिस इज द प्रोसेस। प्राइमरी मार्केट उसको आगे एलैबोरेट कर रहा है। उसने क्या बोला कि भैया ये जो मार्केट है ये फैसिलिटेट करता है, मतलब एक फैसिलिटी देता है, एक सर्विस देता है जहां पर जो रिसोर्सेज हैं, तुम भी जानते हो मैं रिसोर्सेज कौन सी बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। वो सेवर्स जो हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जिनके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो एंटरप्रेन्योर्स के पास पहुंच जाता है। और वो फंड्स क्यों चाहते हैं, शायद उन्हें नई एंटरप्राइज सेटअप करनी होगी, शायद उन्हें नई ब्रांच सेटअप करनी होगी, वो कहीं और जाना चाहते हैं, कहीं और बिजनेस करना चाहते हैं, फंडिंग की जरूरत है उन्हें उसके लिए, एक्सपैंडिंग, वही मैंने बोला ना, न्यू एंटरप्राइजेस सेट करना। देखो टाइटन का तुमने सुना होगा, तो टाइटन एक टाइम पे वॉचेस बनाता था, आज के टाइम पे टाइटन I+B है, मतलब वो स्पेक्स बनाता है, मतलब ये चश्मे बनाता है। तो टाइटन I+ क्यों बना, क्योंकि उसने क्या किया, अपने आप को एक्सपैंड किया, उसने न्यू एंटरप्राइजेस को सेटअप किया, डाइवर्सिफाई किया अपने आप को। ये शो करता है कि हर बिजनेस अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना चाहता है, वो जहां ऑप्शंस देखता है वहां अपने आप को एक्सपैंड करना चालू कर देता है, डाइवर्सिफाई करना चालू कर देता है। मैं पतंजलि जाके ना हर बार हैरान होता हूं कि मेरे को कितनी वैरायटी देखने को मिलती है यार, क्योंकि तुम अगर पतंजलि जाओगे तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, लिप केयर से लेके, लिपस्टिक से लेकर, दवाइयों से लेके, आटा मैदा से लेके, सेरेलेक वगैरह वो क्या होता है, वो सुबह सुबह खाते हैं वो क्या, कॉर्नफ्लेक्स होता है, वो तक मिल जाएगा भाई। मैं भी हैरान रहता हूं, मैं भी सोचता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है, बट अगेन दैट शोज कि मार्केट के अंदर हर कंपनी अपने आप को एक्सपेंड, डाइवर्सिफाई करना चाहती है, न्यू एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहती है, उसके लिए लगता है पैसा। तब जाके कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना पड़ता है, तब जाके कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना पड़ता है, और जहां से वो पैसा रेज होता है वो बेसिकली प्राइमरी मार्केट है। नाउ अगर मैं दो तरह की बात करूं, जैसे वो जो न्यू इशू होता है वो क्यों होता है, तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि वो पैसा किस किस को चाहिए होता है, तो एक तो हो गया न्यू कंपनीज, जिनका इनिशियल इशू होता है, नई नई कंपनीज है, पहले प्राइवेट हुआ करती थी। प्राइवेट कंपनी का मतलब जिसके अंदर 200 ओनर्स हुआ करते थे, 200 मेंबर्स हुआ करते थे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन, जिसमें अनलिमिटेड लोग पैसा लगा सकते हैं, अनलिमिटेड लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कुछ ओल्ड कंपनीज हो जिन्होंने फर्दर इशू किया हो, जिनको मार्केट से और ज्यादा पैसा चाहिए हो। नेक्स्ट आता हूं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू। अब क्या करते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं ये फ्लोटेशन टर्म को समझने में। फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू का मतलब होता है कैसे मार्केट में तुम नए शेयर्स इशू करोगे, कैसे मार्केट में तुम और पैसा मांगोगे। भैया चाहिए कि नहीं चाहिए मार्केट से पैसा, तुम्हें अपना बिजनेस ग्रो करना है कि नहीं, एक्सपैंड करना है कि नहीं, उसके लिए चाहिए कैपिटल। कैपिटल मतलब सीधी बात है पैसा। अब वो पैसा इन्वेस्टर्स से या मार्केट से कैसे आएगा, सो इसमें सबसे पहले आता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू सीधी सीधी बात ये कहता है शेयर मार्केट में जाओ, अपने शेयर्स को इशू करो और मार्केट से पैसा उठा लो। अच्छी बात क्या होनी चाहिए, तुम्हारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू।
अगर तुम्हारी कंपनी नोन है, अगर तुम्हारी कंपनी को लोग जानते हैं, अगर तुमने एक ब्रांड वैल्यू बना के रखी है, तो तुम्हें पब्लिक को समझाना ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हें आखिर पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों है। तुम जाओगे, तुम अपना प्रोस्पेक्ट बताओगे, मतलब प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है एक पूरी मैगजीन जैसी होती है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है कि तुम्हारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्या फ्यूचर में करना चाहते हो, क्यों पैसा मांग रहे हो। आई नो पब्लिक मांगेगी, बट द थिंग इज पब्लिक पहले दिन से तुम्हें ट्रस्ट करेगी अगर मार्केट में तुम पब्लिक इशू के थ्रू पैसा मांगने गए हो बीइंग अ कंपनी। और क्यों ट्रस्ट करेगी पब्लिक? बिकॉज उस पब्लिक ने आपका इनिशियल फेज या आपकी हिस्ट्री देखी हुई है, आपके फाइनेंसेस देखे हुए हैं, आपकी फंडिंग देखी हुई है एंड आपकी ग्रोथ देखी हुई है। और बोलते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करता है वाली चीज, तुम्हारे साथ भी वही होगा, क्योंकि एवरीवन इज हैविंग फेथ इन यू। सबके सब तुम में पैसा लगाने को तुरंत तैयार होंगे। तो जनरली ये कौन कंपनीज कर पाती हैं? दोज हु आर हैविंग अ वेरी स्ट्रांग होल्ड इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ गुडविल, पब्लिक अपीयरेंस। अब पब्लिक अपीयरेंस तो थोड़ा सा क्रिंजी हो गया, बट बीइंग अ पब्लिक फिगर इन द सेंस लोग जानते हैं आपके बारे में, जैसे टाटा वगैरह हो गए ना, इन्फोसिस वगैरह हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सो the most popular method of raising capital, it is the most popular method। 90% कंपनीज मैं तो यूं बोलूंगा कि जनरली इसी के थ्रू पैसा रेज करती हैं। फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मैंने तुम्हें समझा दिया, कुछ नहीं होता, एक शानदार सी बुकलेट होती है, बढ़िया कलर्ड प्रिंट वाली, जिसमें सब कुछ लिखा रहता है अबाउट द कंपनी। आप उसको देखते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, कंपनी को एनालाइज करते हैं और अच्छा लगता है, कंपनी में पैसा लगा देते हैं, बात खत्म। देन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फंड्स कॉमनली बाय प्रिपेयरिंग अ खैर मैं उसको एक्सप्लेन किया था, मैं खुद ही भूल गया कि इसमें आप प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करोगे, पब्लिक को अवेयर करोगे दैट यू आर कमिंग विथ मोर इन्वेस्टमेंट्स। आपको चाहिए एज अ कंपनी बहुत ज्यादा सारे इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी डिक्लेयर करेगी एंड आपसे पैसा उठा लेगी। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, राइट इशू। मेरे भाइयों, राइट इशू सुनना चाहोगे ना तुम मुझसे? राइट इशू क्या कहता है? से फॉर एन एग्जाम्पल, आप पहले से ही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, अब तुम कुछ नहीं जानते, तुमने आज से पहले एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ा, तुमने आज से पहले शेयर्स नहीं पढ़ा, और तुम मुझसे जानना चाहते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। ये वही होती है क्या जो सुलभ शौचालय बनाती है या रोडवेज भारत सरकार की कीमतें? नहीं मेरे भाइयों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर होल्डर्स आम जनता से बन सकते हैं। मतलब पब्लिक जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सके वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। वो कंपनी फिर भी प्रॉफिट के लिए काम करती है, जो आप सोच रहे हो वो पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक कंपनी नहीं होती। वो सरकारी वाले काम जो सोच रहे हो वो पब्लिक सेक्टर है, मैं बात कर रहा हूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। सो एक प्राइवेट कंपनी होती है जो बहुत छोटे तौर पे काम करती है, जिसके मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, मैंने पहले भी अभी बोला था, एक बार और रिटेरेट कर दिया। फिर होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें पब्लिकली आप पब्लिक से पैसा मांग सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं, इन द शेयर मार्केट जाके आप पब्लिक से पैसा मांग सकते हो एंड पैसा रेज कर सकते हो, उनसे फंडिंग मांग सकते हो। दोज कंपनीज आर नोन एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इतनी राम गाथा क्यों गई? क्योंकि मुझे तुम्हें बताना जरूरी है कि ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये हो सकता है पास्ट में भी आपसे पैसा मांग चुकी हो और ये कंपनीज बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करती हो मार्केट में। नाउ ये शायद उनका सेकंड राउंड हो या मे बी शायद थर्ड राउंड हो, जब उनको और पैसे की जरूरत पड़ी हो। ऐसे टाइम पीरियड में सबसे पहले कंपनीज के लिए ये रूल है, ये कानून बनाया गया है कि ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेंगी। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों? सिंपल सा रीजन है कि अगर तुम भी उस कंपनी के शेयर होल्डर हो और कंपनी और फर्दर शेयर्स इशू करती है और मार्केट में किसी और को शेयर्स दे देती है, तो तुम्हारी वैल्यू और उन शेयर होल्डर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होने लगेगी। तो आपको वो अधिकार देते हुए, राइट देते हुए, राइट का मतलब यहां पे क्या है? अधिकार देना। वो तुम्हें अधिकार देते हुए पहले तुमसे पूछते हैं, सर जी आपको खरीदना है क्या? अगर तुम बोलते हो कि हाँ सर हम खरीदेंगे तो ठीक है, वरना आप मना भी कर सकते हो। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन पहले आपसे पूछा जाएगा, ये आपका अधिकार है एंड दैट इज टर्म्ड एज राइट इशू। जब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो पहले से मार्केट में शेयर्स निकाल चुकी है, जब पब्लिक में और शेयर्स इशू करती है, तो सबसे पहले आपसे पूछती है। यहां पे भी वही बोला गया है, रेजिंग एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एडिशनल फाइनेंस रेज करना from existing shareholders रेज करना by offering securities to them on pro rata basis। Now you will ask what is this pro rata basis? आपके जितने शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको और एडिशनल शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। किसी के पास ज्यादा शेयर्स हैं उसको ज्यादा शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, किसी के पास कम शेयर्स हैं उसको कम शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। दैट इज व्हाट प्रो रेटा इज। प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हुए दिए जाएंगे। ऐसे नहीं कि सबको उठा के जो देना है दे दो, ना भैया, हर एक चीज का तरीका होता है। एंड देन कम्स
इन केस दे आर नॉट विलिंग टू सब्सक्राइब, भैया तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा मूड नहीं है, तुमने मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा खरीद ली है, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुमने बोला हम तो नहीं खरीद सकते, वी आर नॉट रेडी येट, वी डोंट हैव द मनी राइट नाउ, वी वर नॉट नोइंग कि आप भैया निकालोगे शेयर्स, अब हम क्या करें, तुम मना तो कर सकते हो ना, ये तो ऑप्शन तुम्हारे पास होना चाहिए। तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन होता है, यू हैव दैट ऑप्शन जहां तुम मना कर सको। सो इफ यू आर नॉट विलिंग टू सब्सक्राइब, अगर तुमने मना कर दिया, दे कैन रिनाउंस द सेम इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, वो किसी और को भी दे सकते हैं, एंड फाइनली पब्लिक में तो वो इशू करेंगे, सो नॉट अ बिग डील। लेकिन आपसे पूछना जरूरी था, आपको मना करना है, कर दो, कौन रोक, तुम्हें रोक सकता है कोई नहीं ना, बस जिंदाबाद। अब तुम सोचते होगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। देखो यार, तुम्हें शेयर मार्केट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब मैंने तुम्हें बताया पब्लिक इशू, तो तुम्हें समझ में आया होगा कि पब्लिक इशू का मतलब एक कंपनी मार्केट में जाएगी, शेयर मार्केट में जाएगी और पब्लिक से पैसा उठा लेगी। नाउ इसके लिए कंपनी को बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। सो यहां पे कंपनी का बड़े लेवल का होना जरूरी है, तभी कंपनी जाके पब्लिक से पैसा मांग सकती है। अंडरराइटर्स को रखना पड़ता है, इंटरमीडियरीज को रखना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, एंड हर ये बड़ी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कभी प्राइवेट कंपनीज थी, अब धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं। बहुत बड़ी कंपनीज के लिए आसान है पब्लिक इशू पे जाना, कि गए, मार्केट का पूरा खर्चा उठाया, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब समझो, शेयर्स को इशू करने के लिए भी एक बहुत बड़ा खर्चा लगता है, वो खर्चा फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है। अंडरराइटर कमीशन, मतलब कमीशन देने के लिए अंडरराइटर्स को, ब्रोकर्स, एजेंट्स, इंटरमीडियरीज, रजिस्ट्रार, न जाने कितने लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका जो पैसा लगता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है। अब फ्लोटेशन कॉस्ट तुम बियर कर पाओ या नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तुम समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि हर बड़ी कंपनी कर सकती है, लेकिन हर वो छोटी कंपनी जो एक प्राइवेट सेक्टर से उठ के अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रही है, उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए परेशानी है। प्लस वो ये भी डरती है कि उसे सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अभी डिस्क्लोज नहीं करनी है। ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में जहां पे कंपनीज के पास बजट कम होता है, बजट कंस्ट्रेंट होता है, जहां पे वो उतना फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर्स को इशू करने के लिए जो कॉस्टिंग आती है वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो जाती है प्राइवेट प्लेसमेंट पे। अब तुम पूछो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ क्या फिर। यहां पे एक कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड बनने जा रही है, वो इंटरमीडियरी का मतलब समझो, एक बीच में बंदा रख लिया जिसको उसने अपने पूरे शेयर्स सेल कर दिए कंपनी ने। यहां पे डायरेक्ट सेल हो रहा है बाय द कंपनी, बाय द वे ऑफ इंटरमीडियरी, डायरेक्ट सेल की जा रही है, लेकिन किसको रख के, इंटरमीडियरी को। सो एक इंटरमीडियरी रखा, बीच का बंदा रखा, उससे बोला सर आप शेयर्स खरीद लो और हमारे शेयर्स प्राइवेटली प्लेस करा दो। तो एज अ कंपनी आपने शेयर्स इंटरमीडियरी को दे दिए, एट अ फिक्स्ड प्राइस दे दिए। अब वो इंटरमीडियरी क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू पब्लिक इन जनरल, या पब्लिक में शेयर सेल करने की बजाय वो कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को सेल करेगा। इसमें आपकी कॉस्टिंग भी बच गई, और अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्सपोज नहीं करनी थी पब्लिक को, तो वो भी बच गया। सो इसमें हुआ क्या, यहां पे तुमने पढ़ लिया ना, डायरेक्ट सेल बाय कंपनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। मैं बता भी दे रहा, जैसे इसके अंदर आ जाता है यूटीआई आ जाता है, रुको मैं सिलेक्ट कर लूं पेन, हाँ, तो इसके अंदर क्या आ गया, यूटीआई आ गया, एलआईसी आ गया, जनरल इंश्योरेंस आ गया। ये वो क्लाइंट्स होते हैं जो प्राइवेटली ना शेयर्स जो तुम्हारे हैं वो खरीद लेंगे, एज अ कंपनी खरीदने को तैयार होते हैं बाय द वे ऑफ इंटरमीडियरी। तो वो खरीदने को तैयार हो गए। इसमें क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर्स बोथ फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर बैंक हेविली अपॉन रेजिंग फंड्स। बैंक हेविली का मतलब होता है डिपेंड्स हेविली। तो जो प्राइवेट कंपनीज है या जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, देखो क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज भी ऐसा करती हैं, अगर उनके पास फंडिंग नहीं है एंड वो मान लो 100 मेंबर्स थे उनके, ना उनको 150 150 मेंबर्स तक लेके जाना है, क्योंकि 200 तक की प्राइवेट में लिमिट होती है कि अगर आप 200 मेंबर्स तक भी रहते हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हो। तो वो 50 मेंबर बढ़ाने के लिए भी वो उतने शेयर्स किसको बेच देते हैं, एलआईसी को या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को या जनरल इंश्योरेंस को वो बेच सकते हैं। मैं तो एग्जांपल्स दे रहा हूं, और भी होते हैं। तो यहां पे भी वही किया गया कि भैया प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, फर्क नहीं पड़ता। यहां पे दोनों के दोनों कभी कभार बैंक हेविली अपॉन रेजिंग फंड्स थ्रू द इशू ऑफ वेरिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर दिस सेगमेंट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू रेज करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, एंड एट टाइम्स दे डू नॉट विश टू डिस्क्लोज इन्फो टू द ओपन मार्केट। और वो ओपन मार्केट जाके सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, इसलिए वो प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। तो समराइज करूं, प्राइवेट प्लेसमेंट किसके लिए अच्छा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनके पास मार्केट इशू करने के लिए अभी ज्यादा फंडिंग नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो अभी अभी नई बनी है, जिनके पास वो कॉस्ट उठाने की बेयर करने का पैसा नहीं है, प्लस जो अपनी इंफॉर्मेशन ज्यादा पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, वो भी इस पे हैविली रिलाई करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर आ जाते हैं ऑफर टू एम्प्लॉइज में। कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है,
जो ईसॉप ऑप्शंस वगैरह होते हैं इसके अंदर वो चीजें आ जाती हैं। अब तुम पूछोगे ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है। इसके अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयज को स्टॉक का ऑप्शन दिया जाता है। फायदा इसमें यह होता है कि एम्प्लॉयज अब ओनरशिप रखने लगते हैं कंपनी की, बहुत स्मॉल शेयर्स में रहता है बट एटलीस्ट एम्प्लॉयज को यह लगता है कि वो उस बिजनेस का पार्ट है। सो दिस मेथड enables employees to become shareholder and share profits of the company। मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स अब तुम शेयर कर रहे हो। दैट मीन्स द मोर यू विल वर्क फॉर द बिजनेस द मोर द बिजनेस विल ग्रो, उतने ही आपको उसके प्रॉफिट्स भी ज्यादा मिलेंगे बिकॉज यू होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो सैलरी तो एक अलग चीज हो गई जो आपको मिली रही है एज एन एम्प्लॉय, साथ साथ में आपको शेयर्स पे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो ये ऑप्शन भी दिया जाता है एम्प्लॉयज को इन टर्म्स ऑफ शेयर्स।